हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारा टॉपिक चल रहा है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अम्ल क्षार लवण। जिसकी हमने फर्स्ट पार्ट में हमने देखा अम्ल यानी अम्ल क्या होते हैं, फुल स्टडी की थी हमने उसकी फर्स्ट पार्ट में। उसके बाद हमने सेकंड पार्ट देखा। सेकंड पार्ट में देखा कि भाई सेकंड पार्ट का नाम था क्षारक, जिसको हम बेसिस बोल रहे थे। ठीक है, उसकी कंप्लीट स्टडी की। उसके बाद हमारा जो लेक्चर यानी पार्ट थर्ड है, पार्ट थर्ड में हम पढ़ने वाले हैं लवण, जिसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं सॉल्ट। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या है, लवण। ठीक है, लवण जिसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं सॉल्ट। करा 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 ठीक है, लवण जिसको हम इंग्लिश में बोल रहे हैं सॉल्ट। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भाई जो हमारे अम्ल होते हैं, अम्लों की प्रकृति क्या होती है, क्षार जो होते हैं वो क्षारों की प्रकृति क्या होती है। अम्ल क्या होते हैं, जिनको जल में घोलने पर H पॉजिटिव आयन देते हैं। और क्षार क्या होते हैं, जिनको जल में घोलने पर वो क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं। अगर हम स्वाद के बारे में बात करें कि भाई अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षार क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। अब बात करते हैं लवण। लवण क्या होते हैं, यानी अम्ल और क्षार मिलकर, आपने सभी ने पढ़ा होगा कि भाई अम्ल और क्षार आपस में मिलकर लवण बनाते हैं। और जब ये प्रक्रिया होती है, यानी अम्ल क्षार मिलकर आपस में लवण और जल बनाते हैं, इस प्रक्रिया को हम उदासीनीकरण या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि भाई साल्ट बनते कैसे, लवण कैसे बनते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे कि भाई जलीय विलयन में अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण व जल प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि भाई जलीय विलयन में अम्ल व क्षार, यानी अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करेंगे। जब भी अम्ल और क्षार मिलेंगे तो आपस में क्या हो जाएंगे, वो उदासीन हो जाएंगे। अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनते हैं, लवण और जल प्राप्त होते हैं। तो लवण का फॉर्मेशन क्या हो रहा है कि भाई हमने क्या लेना है, एक क्षार लेना है। क्षार क्या होते हैं, जो जल में घोलने पर OH निगेटिव आयन देते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया क्षार, यानी जिसका नाम है NaOH। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्षार है। अगर हम क्षार की अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ कराते हैं, अम्ल क्या है भाई, HCl। इसकी पहचान क्या है कि भाई HCl को अगर हम जल में घोलेंगे तो वो H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन देगा। ठीक है, यानी अम्ल और क्षार आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, लवण। कैसे बना, हमारे पास क्या है Na और इसका क्या है Cl। Na पर कैसे चार्ज होता है, पॉजिटिव। Cl पर होता है निगेटिव। H पॉजिटिव और OH निगेटिव। निगेटिव वाला निगेटिव वाला पॉजिटिव वाले के पास, यानी Na और Cl आपस में क्या बनाएंगे, एक सॉल्ट का निर्माण करेंगे, NaCl। ठीक है, नमक जिसको हम बोल देते हैं। H पॉजिटिव और OH निगेटिव आपस में क्या देंगे, वाटर यानी जल का फॉर्मेशन करेंगे। यानी इस अभिक्रिया को हम क्या कह सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। यानी NaOH और HCl आपस में मिलकर देते हैं NaCl और वाटर का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लवण को जल में घोलने पर वह अपने आयनों में वियोजित हो जाता है। लवण को जल में घोलने पर वह अपने आयनों में वियोजित हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि भाई सभी अम्ल, चाहे वो अम्ल हो या क्षार हो, तो वो जल में घोलने पर क्या हो जाते हैं, वो आयनित हो जाते हैं। वैसे ही लवणों के बारे में बात हो रही है कि भाई लवण को जब हम जल में घोलते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, वह अपने आयनों में वियोजित हो जाता है या फिर आयनित हो जाता है। तो वो आयनित किस किस में होगा, धन आयनों को हम क्या बोलेंगे, भास्मिक मूलक। यानी कोई लवण अगर जल में घोल दिया जाता है तो वो अपने कैटायन और एनायन में टूट जाता है, यानी धनायन और ऋणायन में टूट जाता है। अब उन धनायन को हम क्या बोल सकते हैं और ऋणायन को हम क्या बोल सकते हैं। तो इसमें बोला है कि जब हम किसी लवण को जल में घोलेंगे तो जल में घोलने पर जो धनायन प्राप्त होगा, तो उस धनायन को हम क्या बोलेंगे, भास्मिक मूलक बोलेंगे। इंग्लिश में क्या हो सकते हैं, बेसिक रेडिकल्स। ठीक है, जो क्या होंगे, धनायन होंगे। धनायन को हम क्या बोलेंगे, भास्मिक मूलक, और इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, बेसिक रेडिकल्स। ठीक है, आई क्या है, ऋणायनों। ऋणायनों को क्या बोलेंगे, अम्लीय मूलक। क्या बोलेंगे, अम्लीय मूलक। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर है NaCl। NaCl क्या है, एक लवण है। अगर हम इसको वाटर में डिसोल्व करते हैं तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाता है। किसमें,
Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाता है। एक्वस का मतलब क्या है? एक्वस का मतलब होता है जलीय, यानी हमने NaCl को क्या किया, वाटर में डिसोल्व किया, तब वो Na पॉजिटिव एक्वस का फॉर्मेशन कर रहा है और प्लस Cl नेगेटिव एक्वस का फॉर्मेशन कर रहा है। जैसा हमने बताया कि भाई लवण को जल में घोलने पर वो अपने आयंस में, यानी Na पॉजिटिव क्या है, एक धनायन है, इस धनायन को हम क्या बोलेंगे, भास्मिक मूलक, या फिर इंग्लिश में बोल सकते हैं बेसिक रेडिकल्स। सेकंड क्या है, Cl नेगेटिव, इसने बोला कि भाई ऋणायनों को हम क्या बोलेंगे, ऋणायनों को क्या बोलेंगे, अम्लीय मूलक यानी एसिडिक रेडिकल्स बोल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है ना। लवण क्या होते हैं, लवण का फॉर्मेशन कैसे होता है, और जब वो लवण को जल में घोलते हैं तो लवणों को जल में घोलने पर वो किस किस आयनों में टूटते हैं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। पॉजिटिव वाले पार्ट को हम क्या बोल देंगे, बेसिक रेडिकल्स बोल सकते हैं या फिर भास्मिक मूलक बोल सकते हैं, और जो Cl नेगेटिव यानी नेगेटिव वाला पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अम्लीय मूलक यानी एसिडिक रेडिकल बोलेंगे। आगे देखते हैं। अब जैसे कि भी हमने अम्लों का वर्गीकरण किया, क्षारों का वर्गीकरण किया, उसके बाद हम क्या करेंगे भी लवणों का वर्गीकरण, इसका भी क्लासिफिकेशन देखेंगे कि भाई लवण कितने प्रकार के होते हैं। लवण मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं और 1 बाय 1 हम इनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बोला कि भाई लवण कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला क्या है, सामान्य लवण, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, नॉर्मल सॉल्ट, या फिर बोल देते हैं कॉमन सॉल्ट, या फिर क्या बोल देते हैं, कॉमन सॉल्ट्स, कॉमन सॉल्ट्स। ठीक है, यानी फर्स्ट पार्ट, यानी फर्स्ट इसका पार्ट क्या है, सामान्य लवण, जिनको हम इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, नॉर्मल सॉल्ट या फिर कॉमन सॉल्ट बोल देते हैं। अब देखते हैं भी नॉर्मल सॉल्ट या फिर कॉमन सॉल्ट होते क्या हैं। तो वे सरल लवण जिनमें विस्थापनीय H पॉजिटिव या OH नेगेटिव नहीं होते हैं, सामान्य लवण कहलाते हैं। इसका मतलब सिंपल सा है कि वे लवण जिनको जल में घोलने पर ना तो वो H पॉजिटिव आयन दे और ना ही OH नेगेटिव आयन दे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, उन लवणों को हम क्या बोलेंगे, साधारण लवण बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए NaCl, जैसे कि अभी हमने रिएक्शन देखी, जब NaCl को वाटर में डिसोल्व किया जाता है तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटता है, ना तो वो H पॉजिटिव आयन देता है और ना ही OH नेगेटिव आयन देता है, तो इस प्रकार के लवण को हम क्या बोल देंगे, साधारण लवण। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए NaCl, और जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट को अगर हम जल में डिसोल्व करेंगे, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट अगर हम इसको वाटर में डिसोल्व करेंगे तो ये किस किस में टूटेगा, K पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव में टूटेगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, पोटेशियम नाइट्रेट। अब ये भी क्या है, सामान्य लवण है। क्यों बोल रहे हैं कि भाई इस यानी पोटेशियम नाइट्रेट को जब हम जल में घोलते हैं तो ये ना तो H पॉजिटिव आयन देता है ना ही OH नेगेटिव आयन देता है। ठीक है, तो हमारे हुए सामान्य लवण के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, NaCl और KNO3, यानी सामान्य सोल्ट यानी सिंपल सोल्ट क्या होते हैं, जो क्या होते हैं ना तो यानी उनको घोलने पर ना तो वो H पॉजिटिव आयन दे और ना ही OH नेगेटिव आयन दे। ठीक है, सेकंड क्या है, अम्लीय लवण। सेकंड पार्ट है इसका एसिडिक सोल्ट। भी एसिडिक सोल्ट क्या होते हैं, नाम से आ जाता है H पॉजिटिव, यानी वे लवण जिनमें विस्थापनीय H पॉजिटिव होते हैं अम्लीय लवण कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई वे लवण जिनको जल में घोलने पर वो क्या दे, H पॉजिटिव आयन दे, है ना, H पॉजिटिव आयन दे। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए NaHSO4, यानी जिसका नाम है सोडियम बाइसल्फेट। सोडियम बाइसल्फेट में क्या है भी, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव भी है ना, यानी वे सोल्ट जिनमें क्या हो, H पॉजिटिव हो, क्या हो, H पॉजिटिव आयन दिखे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, एसिडिक सॉल्ट्स, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं अम्लीय लवण। ठीक है, यानी सोडियम बाइसल्फेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल किसके हो गए, क्योंकि भाई इनमें क्या है, H पॉजिटिव आयन दिख रहा है, तो इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे भाई, अम्लीय लवण बोलेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है, क्षारकीय लवण, जिसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं बेसिक सोल्ट।
अब जैसे कि भी अम्लीय लवण में देखा हमने कि भी H पॉजिटिव आयंस होंगे, और अगर हम किसके बारे में बात करेंगे, क्षारकीय यानी बेसिक सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे, तो वो क्या होंगे, उनमें दिखेगा आपको OH नेगेटिव आयन, यानी वे सॉल्ट जिनमें आपको दिख जाए OH नेगेटिव आयन वो क्या होंगे, क्षारीय लवण कहलाएंगे। कैसे वे लवण जिनमें विस्थापनीय OH नेगेटिव होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षारकीय लवण कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या हो सकता है, जैसे कि MgOHCl, क्या है MgOHCl, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, जिंक हाइड्रोक्सी क्लोराइड, लेड हाइड्रोक्सी नाइट्रेट, ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, क्षारकीय लवण के हैं। क्यों है, क्योंकि भी इन लवण में क्या हो रहा है, OH नेगेटिव आयन दिखाई दे रहा है, OH नेगेटिव विस्थापनीय होते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, क्षारकीय लवण यानी बेसिक सॉल्ट्स कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि MgOHCl और जिंक हाइड्रोक्सी क्लोराइड ZnOHCl, और नेक्स्ट क्या है PbOHNO3 यानी लेड हाइड्रोक्सी नाइट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यानी हमने यहाँ पर 3 पार्ट देखे। पहला कौन सा है, कॉमन सोल्ट, जिसको हम सामान्य लवण बोल रहे हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, सेकंड पार्ट है अम्लीय लवण। कॉमन सोल्ट की पहचान क्या है, ना तो H पॉजिटिव आयन देते हैं ना तो OH नेगेटिव आयन देते हैं। अम्लीय लवण की पहचान क्या है, जो H पॉजिटिव आयन देते हैं। ठीक है, और क्षारकीय लवण की पहचान क्या है, जो OH नेगेटिव आयन देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिश्रित लवण, जिसको हम इंग्लिश में मिक्स्ड सोल्ट भी बोल देते हैं। तो इनमें क्या है कि भाई वे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन होते हैं। अब मिक्स्ड सॉल्ट क्या होते हैं कि वे लवण होते हैं जिनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन या फिर ऋणायन हो सकते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, मिश्रित लवण कहलाते हैं। उनको हम क्या बोल देते हैं, मिश्रित लवण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए सोडियम पोटेशियम सल्फेट, Na का नाम क्या है सोडियम, K का नाम क्या है पोटेशियम, SO4 का नाम क्या है सल्फेट, यानी सोडियम पोटेशियम सल्फेट। अब इसमें क्या है भाई, ये एक ऐसा लवण है जिसमें एक से अधिक प्रकार के या तो धनायन होंगे या फिर एक से अधिक प्रकार के ऋणायन होंगे। अब एक से अधिक प्रकार के मुझे धनायन दिख रहे हैं, कैसे कि भाई Na पॉजिटिव है, K पॉजिटिव है। हमने देखा कि भाई ग्रुप फर्स्ट में हाँ ली ना की रब से फरियाद से में 1+ चार्ज होता है, तो वैसे ही इसमें सोडियम पर +1 चार्ज होता है, पोटेशियम पर +1 चार्ज होता है। ये दोनों क्या है, एक से अधिक प्रकार के धनायन है। ठीक है, एक तो सोडियम पॉजिटिवली चार्ज है, एक पोटेशियम पॉजिटिवली चार्ज है, SO4 होता है 2 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ऐसे सोल्ट जिनमें क्या हो एक से अधिक प्रकार के धनायन, इसमें क्या दिख रहा है, एक से अधिक प्रकार के धनायन दिख रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिश्रित लवण बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में देखा भी हमने Na के पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज, पोटेशियम के पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। इसमें क्या है, यानी एक से अधिक प्रकार के धनायन है, यानी एक से अधिक प्रकार के धनायन, SO4 2 नेगेटिव, यानी ऐसे लवण जिनमें या तो एक से अधिक प्रकार के धनायन हो या फिर एक से अधिक प्रकार के ऋणायन हो, तो वो क्या कहलाते हैं, मिश्रित लवण कहलाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए सोडियम पोटेशियम सल्फेट। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, CaOCl2, जिसको हम व्यंजक चूर्ण के नाम से भी जानते हैं। OCl पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, Cl पर भी एक नेगेटिव चार्ज होता है। ये दोनों क्या है, अलग अलग, यानी क्या होते हैं, एक से अधिक प्रकार के क्या दिख रहे हैं, ऋणायन। इसमें एक से अधिक प्रकार के ऋणायन दिख रहे हैं, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, मिश्रित लवण बोलेंगे। इसमें एक से अधिक प्रकार के धनायन दिख रहे हैं, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे मिश्रित लवण। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द्विक लवण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डबल सोल्ट। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, डबल का मतलब 2, यानी वे लवण जो 2 लवणों से मिलकर बने हो, उनको हम क्या बोल सकते हैं, डबल सोल्ट या फिर द्विक लवण भी बोल सकते हैं। जैसे कि 2 सरल लवणों के जलीय विलयनों के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण को क्या बोलते हैं, द्विक लवण। सिंपल भाषा में क्या है कि भाई 2 सरल लवण, सरल यानी कॉमन सोल्ट, आपको पता है कॉमन सोल्ट क्या होते हैं, पढ़ लिया अभी। ठीक है, अभी कॉमन सोल्ट यानी सरल सोल्ट वो होते हैं ना तो H पॉजिटिव आयन दे और ना ही OH नेगेटिव आयन दे। ठीक है, यानी 2 सरल लवण को जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण को क्या बोल देते हैं, द्विक लवण कहते हैं। सिंपल सी बात है कि भाई 2 सिंपल सोल्ट आपस में मिलकर क्या देंगे, डबल सोल्ट देंगे। ठीक है, आगे क्या है, द्विक लवणों में सरल लवणों का अनुपात जो होता है वो निश्चित अनुपात होता है। जब डबल सोल्ट बनाएंगे तो एक कॉमन सोल्ट दूसरा कॉमन सोल्ट, उन दोनों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, निश्चित होगा, डेफिनेट होगा। ठीक है, तथा इनका अस्तित्व केवल
ठोस अवस्था में होता है। इनका जो अस्तित्व होता है केवल कौन सी अवस्था में होता है, केवल ठोस अवस्था में होता है, यानी डबल सोल्ट हमेशा ठोस अवस्था में ही पाए जाएंगे। ठीक है, आए क्या है, जलीय विलयन में ये सरल लवणों के आयनों में वियोजित हो जाते हैं। जब जलीय विलयन में ये सरल लवणों के आयनों में वियोजित हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि भाई जब इन डबल सोल्ट को जल में घोला जाता है तो ये अपने सभी आयनों में पूर्ण रूप से आयनित या फिर वियोजित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पोटाश एलम, जिसको हम फिटकरी भी बोल देते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भैया पोटाश एलम यानी फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 की होल थ्राइस इंटू 24H2O, K2SO4 इंटू Al2SO4 की होल थ्राइस इंटू 24H2O। ये किसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, पोटाश एलम, या फिर जिसको हम फिटकरी भी बोल देते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक डबल सोल्ट का उदाहरण है। दूसरा क्या है, मोहर लवण, जिसको हम इंग्लिश में मोहर सोल्ट बोल देते हैं। इसका भी फॉर्मूला याद रखना है भाई। ठीक है, हमें क्या करना है अभी, पोटास एलम यानी फिटकरी का फॉर्मूला क्या है, K2SO4 Al2SO4 की होल थ्राइस इनटू 24H2O। ठीक है, फिटकरी का फॉर्मूला ये हो गया, और जो कि क्या है, एक डबल सोल्ट का एग्जांपल है। सेकंड क्या है, मोहर लवण। मोहर लवण का जो एग्जांपल है वो क्या है, FeSO4, क्या है, FeSO4 NH4 की होल ट्वाइस SO4, FeSO4 NH4 की होल ट्वाइस SO4, क्या है, FeSO4 NH4 की होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। ये किसका फॉर्मूला है, मोहर लवण का फॉर्मूला है, जो कि दोनों किसके उदाहरण हैं, द्विक लवण यानी डबल सोल्ट के एग्जांपल हैं। ठीक है, क्यों है भाई, यहाँ पर क्या है, K2SO4 और Al2SO4, यहाँ पर दो कॉमन सोल्ट हैं, एक तो है K2SO4 जिसका नाम है पोटेशियम सल्फेट, दूसरा क्या है Al2SO4 की होल थ्राइस, इसका नाम है एल्यूमिनियम सल्फेट। ये दो कॉमन सोल्ट आपस में मिलकर, यानी इनका क्या हो रहा है, जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त, यानी जलीय विलयन का मतलब वाटर के साथ भी रिएक्शन करेंगे। इसके बाद क्या होगा भाई, दो कॉमन सोल्ट एंड वाटर आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, डबल सोल्ट बना रहे हैं। पहला क्या है, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, ये एक कॉमन सोल्ट है, यानी इसको जल में डिसोल्व करने पर ना तो H पॉजिटिव आयन देगा ना ही OH नेगेटिव आयन देगा, तो ये तो हो गया एक सिंपल सोल्ट। दूसरा क्या है, Al2SO4 की होल थ्राइस, यानी एल्यूमिनियम सल्फेट को जब हम वाटर में डिसोल्व करेंगे तो एल्यूमिनियम यानी Al3 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव में टूटेगा, ना तो ये H पॉजिटिव आयन देगा और ना ही OH नेगेटिव आयन देगा, और ऐसे सोल्ट को हम क्या बोल रहे हैं, साधारण लवण बोल रहे हैं। ठीक है, यानी दो कॉमन सोल्ट, दो साधारण लवण आपस में रिएक्ट करके जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण, ये क्या है, डबल सोल्ट है। दूसरा क्या है, मोहर सोल्ट, ये क्या है, FeSO4 NH4 की होल ट्वाइस SO4 6H2O। इसमें दो कॉमन कौन कौन से सोल्ट हैं, पहला क्या है, FeSO4 का नाम है फेरस सल्फेट, दूसरा क्या है, NH4 की होल ट्वाइस SO4 जिसका नाम क्या है, अमोनियम सल्फेट। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 6, जिसको हम बोलते हैं संकर लवण, इंग्लिश में बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स सोल्ट्स। कॉम्प्लेक्स सोल्ट क्या होते हैं, जैसे कि हमने डबल सोल्ट के बारे में पढ़ा कि भाई डबल सोल्ट वो होते हैं जिनको जल में घोलने पर वो पूरी तरह आयनित हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, पूरी तरह आयनित हो जाते हैं, जैसे कि K2SO4 इंटू Al2SO4 की होल थ्राइस इंटू 24H2O। अगर हम इसको वाटर में डिसोल्व करते हैं, जल में, तो ये किस किस में टूटेगा भाई, K2 यानी 2K पॉजिटिव, 2K पॉजिटिव, और Al क्या है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, और क्या है भाई, SO4 बचा, SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, और क्या है, जितने मोल हमने वाटर लिए हैं यानी 24 मोल H2O ऐसी एज इट इज रह जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, K2SO4 Al2SO4 की होल थ्राइस 24H2O। ठीक है, ये किसका उदाहरण है, फिटकरी का उदाहरण है। ठीक है, यानी डबल सोल्ट वे सोल्ट होते हैं जिनको जल में घोलने पर वो अपने सभी आयनों में डिसोसिएट हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं,
डबल सॉल्ट कहलाते हैं। अगर हम बात करें संकर लवण की कॉम्प्लेक्स सोल्ट के बारे में, तो कॉम्प्लेक्स सोल्ट इसके जस्ट अपोजिट क्या बोलते हैं कि भाई ये तो पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं, लेकिन ये आंशिक रूप से आयनित होते हैं, पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं। लेकिन इनकी एक और खास बात है, क्या है कि भाई वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु किसी धात्विक धनायन के साथ उप सह संयोजक बंध बनाते हैं संकर लवण कहलाते हैं। क्या है कि भाई वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु, फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लिया K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है, वे लवण जिनमें क्या है आयन अथवा उदासीन अणु। अब इसमें आयन अथवा उदासीन अणु क्या है Cn, Cn पर क्या होता है एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये क्या हुआ आयन। यहाँ पर कोई आयन हो सकता है या फिर कोई उदासीन अणु हो सकता है, ठीक है। यानी वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु, आयन Cn, उदासीन अणु किसी धात्विक धनायन, किसी धात्विक धनायन का मतलब क्या है Fe, Fe ये क्या है एक धातु है, इस पर क्या होता है या तो 2 पॉजिटिव चार्ज शो करता है या फिर 3 पॉजिटिव चार्ज शो करता है, ठीक है। किसी धात्विक धनायन के साथ किससे जुड़ा होगा, उपसह संयोजक बंध द्वारा जुड़ा होगा। यानी क्या बनाते हैं उपसह संयोजक बंध बनाते हैं किसके साथ, किसी धातु के साथ। क्या बनाते हैं ये उदासीन अणु किसके साथ, या तो फिर आयन होगा या फिर उदासीन अणु किसके साथ, इस धातु के साथ यानी आयरन धातु के साथ क्या बनाते हैं उपसह संयोजक आबंध बनाते हैं। इस प्रकार के यौगिकों को, इस प्रकार के लवणों को हम क्या बोल देते हैं संकर लवण यानी कॉम्प्लेक्स सोल्ट बोल देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए K4FeCN6, K4FeCN6, ठीक है। अगर हम K4FeCN6 को, ये रहा K4FeCN6 एक्वस, अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये पूरी तरह आयनित नहीं होता, आंशिक रूप से आयनित होता है। कैसे भाई K4 है तो ये 4K पॉजिटिव, और दूसरा पार्ट क्या है FeCN6, FeCN6, FeCN6 4 नेगेटिव चार्ज। यानी K4FeCN6 को जब हम जल में डिसॉल्व करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो ये अपने 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6 4 नेगेटिव आयनों में डिसोसिएट यानी वियोजित हो जाता है। ये पूरी तरह से आयनित नहीं हुआ है, Fe में पूरी तरह से वियोजित नहीं हुआ है, Cn में पूरी तरह से वियोजित नहीं हुआ है, ये केवल आंशिक रूप से वियोजित हुआ है, यानी 4K पॉजिटिव एंड FeCN6 4 नेगेटिव में। अब अगर देखो भी, अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जितना होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, अगर ये 4K पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर भी 4 नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो ऐसे लवण क्या कहलाएंगे संकर लवण यानी कॉम्प्लेक्स सोल्ट कहलाते हैं। उदाहरण में K4FeCN6 तथा CuNH3 के होल 4Cl2, इसने क्या बोला कि भाई ये क्या है, ये क्या है हमारे पास धातु है, इसमें क्या है Fe हमारे पास धातु है, ठीक है। तो FeCN के साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, यानी 6 उपसह संयोजक बंध, 6 उपसह संयोजक आबंध बनाएगा, ठीक है। तो ये किसका निर्माण करेगा एक संकर लवण का, कॉम्प्लेक्स सोल्ट का। वैसे ही कॉपर के पास अब ये क्या है आयन, आयन यहाँ पर क्या है NH3, NH3 क्या होता है उदासीन अणु होता है। यहाँ पर कॉपर के साथ NH3 और Cl2, भाई NH3 के पास क्या है, NH3 कॉपर के पास क्या है NH3, 4 NH3 और 2 Cl, 4 2 6, यानी कॉपर के साथ 6 उपसह संयोजक आबंध बनेंगे, तब एक कॉम्प्लेक्स का जो निर्माण होगा जिसको हम क्या बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सोल्ट बोलेंगे। यानी कॉपर के पास क्या होंगे 6 उपसह संयोजक आबंध, उन 6 उपसह संयोजक आबंध में से 4 आबंध NH3 के पास और 2 आबंध Cl2 के पास दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कॉपर है, हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है NH3, NH3 क्या है उदासीन अणु है, उदासीन यानी NH3 कितने हैं 4 हैं, तो हमारे पास NH3, NH3 यहाँ पर क्या है NH3 और यहाँ पर क्या है NH3, ठीक है। हमारे पास एक कॉपर क्या है धातु है, इस धातु के पास क्या है 4 उदासीन अणु हैं, 4 NH3 हैं और क्या है 2 Cl भी हैं, क्या है 2 Cl भी हैं, एक Cl यहाँ पर एक Cl यहाँ पर, Cl पर होता है नेगेटिव चार्ज और ये होते हैं न्यूट्रल, इन पर होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है भाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बंद होते हैं। अब इस तरह से किसका निर्माण होता है एक कॉम्प्लेक्स सोल्ट का निर्माण होता है। आई होप कि स्ट्रक्चर समझ में आई होगी कि भाई कॉपर के पास 6 उपसह संयोजी आबंध बन रहे हैं
4 तो NH3 के साथ और 2 Cl के साथ, ठीक है, तभी ये कंपाउंड बना है CuNH3 के होल 4 Cl2 क्या है, एक संकर लवण है। नेक्स्ट क्या है, K4FeCN6 में Fe2 पॉजिटिव तथा Cn नेगेटिव के मध्य उपसहसंयोजक बंध उपस्थित होते हैं। K4FeCN6 में क्या बोला है कि भाई Fe2 पॉजिटिव तथा Cn नेगेटिव के मध्य, जैसे हमने बताया कि भाई कॉपर और NH3 और Cl के मध्य क्या बन रहे हैं, उपसहसंयोजक आबंध बन रहे हैं। वैसे अगर हम बात करें किसकी K4FeCN6 में, तो Fe और Cn के बीच में क्या बनेंगे, अगर Cn कितने हैं भाई 6 हैं, तो ये Fe और Cn के बीच में 6 उपसहसंयोजक आबंधों का निर्माण होगा, के मध्य उपसहसंयोजक आबंध उपस्थित होते हैं तथा कॉपर NH3 के होल 4 Cl2 में Cu2 पॉजिटिव तथा NH3 के मध्य, जैसे मैंने बताया कि कॉपर और NH3 के मध्य क्या होंगे, उपसहसंयोजक बंध उपस्थित होते हैं। संकर लवण को, अब देखो भाई यहाँ से नोट पॉइंट क्या बन रहा है, संकर लवण को जल में घोलने पर संकर आयन यानी कॉम्प्लेक्स आयन प्राप्त होते हैं। यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, संकर आयन यानी कॉम्प्लेक्स आयन प्राप्त होते हैं। विलयन में संकर आयन अपने अवयवों में वियोजित नहीं होते। अब ये क्या है, अपने सभी अवयवों में वियोजित नहीं हो रहे हैं, इसलिए तो क्या बोल रहे हैं इनको, कॉम्प्लेक्स यानी संकर आयन बोल रहे हैं, यानी ये पूरी तरह से वियोजित नहीं होते हैं, ठीक है, या उनके आयनन की मात्रा बहुत कम होती है। इसका मतलब समझ में आया कि भाई संकर लवण यानी कॉम्प्लेक्स सोल्ट क्या होते हैं, वे लवण जिनमें क्या होते हैं, आयन अथवा उदासीन अणु किसी धात्विक घनायन के साथ क्या अपनाते हैं, उपसहसंयोजक आबंध बनाते हैं, क्या कहलाते हैं वो, संकर लवण कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या होगा, K4FeCN6 होगा, और क्या है, कॉपर NH3 के होल 4 Cl2, ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, संकर लवण के हैं। इसमें Fe और Cn के बीच में क्या बनते हैं, 6 उपसहसंयोजक आबंध बनते हैं, और इसमें कॉपर और NH3 और Cl के बीच में क्या बनते हैं, NH3 के 4 और Cl के 2, यानी टोटल 6 उपसहसंयोजक आबंध का निर्माण होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, और इसमें क्या बोला है कि भाई ये संकर लवण को जल में घोलने पर ये क्या देते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन देते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स आयन क्या हो जाते हैं, क्या होते हैं, ये पूरी तरह से वियोजित नहीं होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है लवण जल अपघटन, साल्ट हाइड्रोलाइसिस। साल्ट का हाइड्रोलाइसिस जहां भी आ जाए जल अपघटन, जल अपघटन का मतलब होता है, अगर लवण जल अपघटन बोला है, लवण का जल अपघटन यानी किसी लवण की अभिक्रिया, जल अपघटन का मतलब होता है H2O यानी वाटर के साथ जल के साथ अभिक्रिया, ठीक है, तब उसको हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, जल अपघटन, ठीक है। वह अभिक्रिया जिसमें कोई लवण जल से अभिकृत होकर, अब देखो भी इसमें क्या है कि इसका नाम क्या है, लवण जल अपघटन, इसका मतलब क्या है, किसी लवण की अभिक्रिया जल के साथ होगी। वह अभिक्रिया जिसमें कोई लवण जल से अभिकृत होकर अम्लीय, क्षारीय या उदासीन विलयन बनाता है, लवण का जल अपघटन कहलाती है। कोई लवण जैसे कि NaCl, कोई लवण लिया हमने NaCl, इसने बोला कि भाई वह अभिक्रिया जिसमें कोई लवण जल से अभिकृत होकर, यानी हमने लिया लवण NaCl, अगर इसकी जल के साथ रिएक्शन कराई जाए, इसको हम HOH भी लिख सकते हैं, है ना, जल को हम क्या लिख सकते हैं, HOH भी लिख सकते हैं। तो इससे जो प्राप्त होगा वो विलयन क्या होगा, या तो वो अम्लीय होगा, या तो वो क्षारीय होगा, या फिर उदासीन होगा, तो इस पर डिपेंड करेगा कि भाई यहाँ से क्या हुआ, HCl क्या निकल गया, HCl, और यहाँ से क्या बना, NaOH, यहाँ Na यहाँ OH, NaOH, इसका मतलब क्या है, यहाँ से क्षार और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, अम्ल। तो इसका मतलब क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई लवण जल से अभिकृत होकर क्या बनाएगा, बनने वाला जो विलयन होगा वो या तो अम्लीय होगा, या तो क्षारीय होगा, या फिर उदासीन होगा, या इसमें क्या है, दोनों है, अम्ल और क्षार यानी उदासीन होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब इसके कुछ फैक्ट्स हैं, लवणों का पीएच, लवणों के पीएच के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, क्या, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक से बने लवण का जो पीएच मान होगा वो 7 होता है। कैसे, कि भाई हमारे पास प्रबल अम्ल, सबसे पहले प्रबल अम्ल पता होना चाहिए, हमने अम्लों की स्टडी की है पहले, ठीक है, उसमें मैंने बताया कि भाई प्रबल अम्ल के जो एग्जाम्पल होते हैं वो क्या क्या होते हैं, HCl, HNO3, H2SO4,
ये तीनों एग्जाम्पल मैंने बताया कि भाई ये तीनों क्या होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। अगर प्रबल अम्लों की अभिक्रिया प्रबल क्षारकों के साथ कराई जाए, प्रबल क्षारक जैसे कि NaOH या KOH, ये तो है भैया प्रबल अम्ल, और ये क्या है, प्रबल क्षार। प्रबल क्षार यानी प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक से बने लवण का जो पीएच मान होगा वो 7 होता है। क्या होता है, 7 होता है। प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक आपस में मिलकर लवण जल बनाएंगे, उनका पीएच क्या होगा, 7 होगा। नेक्स्ट क्या है, सेकंड है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक, अब कोई इनमें से कोई प्रबल अम्ल हो या फिर दुर्बल क्षारक हो। दुर्बल क्षारक, अभी ये तो है प्रबल क्षारक, लेकिन दुर्बल क्षारक के एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे कि MgOH की होल ट्वाइस, और क्या होते हैं AlOH की होल थ्राइस, Al2। एल्यूमिनियम OH की होल थ्राइस। ठीक है, ये बनते कैसे हैं, बनते ऐसे हैं भाई, Mg के पास क्या होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, OH के पास 1 नेगेटिव चार्ज होता है। OH 1 नेगेटिव चार्ज Mg को दे देगा, यानी Mg की संख्या होगी 1। Mg का चार्ज होता है प्लस का 2 होता है, तो ये अपना चार्ज यानी संख्या दे देगा OH को। इस तरह से ये फॉर्मूला जनरेट होता है MgOH की होल ट्वाइस, जो कि एक क्या है, दुर्बल क्षारक है। आए क्या है, एल्यूमिनियम OH की होल थ्राइस। Al जो होता है 3 पॉजिटिव चार्ज शो करता है, तो ये अपनी 3 संख्या किसको दे देगा, OH को। OH पर क्या होता है, माइनस का 1 चार्ज होता है, ये अपनी संख्या दे देगा Al को। तो इससे बना जो फॉर्मूला है AlOH की होल थ्राइस हुआ। इस तरह से फॉर्मूला बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गए प्रबल अम्ल, ये हो गए प्रबल क्षार, और ये हो गए दुर्बल क्षार। सेकंड पॉइंट क्या है भी, प्रबल अम्ल, इनमें से कोई प्रबल अम्ल लेंगे, और दूसरा क्या है, दुर्बल क्षारक, इनमें से कोई दुर्बल क्षारक लेंगे। इससे जो बनेंगे लवण, उनका जो पीएच मान होगा वो क्या होगा, 7 से कम होगा। क्या होगा, 7 से कम होगा। नेक्स्ट क्या है, प्रबल क्षारक। अब देखो भाई, हमने क्या लिया, पहले प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक, उनका जो पीएच मान होगा वो 7 होगा। नेक्स्ट क्या है, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक। प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारक, इनका जो इनसे जो बनने वाले लवण का जो पीएच मान होगा वो 7 से कम होगा। अब बचा क्या है, अब बचा क्या है भी, अब बचा है प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल। क्या बचा है, प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल से बने जो लवण होंगे, इनका जो पीएच मान होगा वो क्या होगा, 7 से अधिक होगा। क्या होगा, 7 से अधिक होता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो भी, एग्जाम्पल के तौर पर हमें दे दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है NaOH होता है। क्या होता है, NaOH, यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर, अभी NaOH बनता कैसे है, यानी सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन में, NaCl के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर तथा जल के साथ क्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करता है ना। अब देखो भाई, मेन चीज, मेन क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया से बनते हैं कि भाई क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होती है और वो उत्पाद क्या क्या देती है। तो सबसे पहले हमने देखा भी ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा, वियोजित होकर तथा जल के साथ क्रिया करके वो क्या बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आगे क्या है, क्योंकि इस प्रक्रिया में प्राप्त उत्पाद क्लोरीन यानी क्लोर, क्लोरीन को बोल रहे हैं क्लोर, तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोल रहे हैं, क्षार। इससे बना, क्लोरीन से बना क्लोर और सोडियम हाइड्रोक्साइड इससे बना क्षार, यानी इस अभिक्रिया को हम क्या बोल सकते हैं, क्लोर क्षार। इसी कारण इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि भाई क्लोर क्षार प्रक्रिया कौन सी होती है। इसमें क्या होता है भाई, NaOH का निर्माण होता है। NaOH का निर्माण कैसे होगा, सबसे पहले NaCl की रिएक्शन किसके साथ करानी पड़ेगी, H2O के साथ करानी पड़ेगी। इन दोनों से क्या बनेगा, NaOH, एक क्षार और दूसरा क्या है, Cl2 गैस और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इस अभिक्रिया को, यानी इसमें क्या है, क्लोरीन के लिए क्लोर, NaOH क्षार के लिए क्षार, क्लोर क्षार अभिक्रिया कह रहे हैं।
ठीक है, अब देखो भी इस रिएक्शन को बैलेंस भी करना आना चाहिए। सबसे पहले हमने लिया NaCl, उसके बाद लिया वाटर। तो सबसे पहले ये हमें क्या करना है कि हमें पता है कि NaCl की जब रिएक्शन H2O के साथ कराई जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो NaH होगा, Cl2 गैस होगी और हाइड्रोजन गैस होगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है NaCl और 2 मोल ऑफ H2O। तो सबसे पहले हम क्या कराएंगे Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। H2O को हम क्या लिख सकते हैं HOH, यानी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव भी लिख सकते हैं। तो हमें इससे बनने वाला जो कंपाउंड है NaOH, हमें यही तो प्राप्त करना है NaOH। तो हमें प्राप्त हुआ NaOH, और कहीं Na की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली, तो इसके 2 मोल, यहाँ पर भी हमने 2 मोल लगा दिए। ठीक है, NaOH। अभी क्या बचा हुआ है Cl। Cl कभी भी खाली नहीं निकलेगा, वो किसके फॉर्म में निकलेगा Cl2 के फॉर्म में। तो Cl2 के फॉर्म में इसलिए तो हमने लिए हैं इसके 2 मोल, तो Cl निकलेगा। अभी Cl के 2 मोल तो किसके किसके फॉर्म में निकल जाएगा Cl2 के फॉर्म में, Cl2 गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे 2 OH काम आ गए। अब क्या बचे हैं 2 हाइड्रोजन। 2 मोल है ना इसके, 2 मोल है, यानी 2 हाइड्रोजन बचे हैं। 2 हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलेंगे H2 के फॉर्म में निकलेंगे, H2 गैस के फॉर्म में निकलेंगे। तो इस तरह से हमारे क्या बनते हैं कंपाउंड बनते हैं, रिएक्शन होती है, और रिएक्शन को बैलेंस इस तरह से किया जाता है। ठीक है, आगे इसका नोट पॉइंट भी है, क्या है क्लोरीन गैस एनोड पॉजिटिव तथा हाइड्रोजन गैस कैथोड नेगेटिव पर मुक्त होती है। जैसे कि भाई ईंधन सेल का प्रयोग किया जाता है, उसमें क्या है कि एनोड और कैथोड पढ़ते हैं। एनोड पॉजिटिव पर क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस कैथोड नेगेटिव पर कैथोड नेगेटिव पर हाइड्रोजन गैस क्या होती है मुक्त होती है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है धावन सोडा। धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए धावन सोडे का रासायनिक नाम और फॉर्मूला, यानी अणु सूत्र क्या है भाई धावन सोडे का Na2CO3 इंटू 10H2O। इसको हम क्या बोल रहे हैं सोडियम कार्बोनेट। Na2, Na का नाम क्या है सोडियम, CO3 का नाम क्या है कार्बोनेट। इससे क्या बना सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, 10 मोल H2O। 10 को हम क्या बोल रहे हैं 10 को हम बोल रहे हैं डेका। 10 का मतलब 10 को हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम बोल देते हैं डेका। H2O को बोल रहे हैं हाइड्रेट, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा Na2CO3 10H2O, जो कि एक वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला है, अणुसूत्र है, और इसका नाम क्या हो गया सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, आगे देखते हैं धावन सोडे की प्रयोगशाला विधि, यानी लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, प्रयोगशाला में इसको किस तरह से बनाया जाता है। प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कास्टिक सोडा यानी NaOH विलयन में, किसमें NaOH। अब एक फॉर्मूला क्या है NaOH। NaOH को हमने बोला कि भाई NaOH का नाम क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन इसका दूसरा नाम क्या होता है कास्टिक सोडा। बार बार मतलब कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया कास्टिक सोडे का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वही कास्टिक सोडा है ना, कास्टिक सोडा NaOH। तो हम क्या कर रहे हैं धावन सोडा बनाने की विधि देख रहे हैं, प्रयोगशाला मेथड, यानी धावन सोडा कैसे बनता है। धावन सोडा बनाने के लिए यानी सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए पहले कास्टिक सोडा यानी NaOH विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस प्रवाहित करते हैं। निम्न अभिक्रिया होती है तथा सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन प्राप्त होता है। कैसे, हमने क्या लिया कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमें क्या बनाना है धावन सोडा वॉशिंग सोडा जिसका फॉर्मूला है Na2CO3 10 मोल H2O। और हमने प्रयोगशाला विधि में पढ़ा कि भाई हमें क्या इसको बनाने के लिए यानी Na2CO3 10 मोल H2O बनाने के लिए हमें क्या करना होगा सबसे पहले क्षार यानी कास्टिक सोडे की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करानी होगी, तभी क्या बनेगा सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर बनेगा। कैसे हमारे पास 2 मोल NaOH है और CO2 है, और इससे क्या बना Na2CO3 Na किसके फॉर्म में आ गया Na2 के फॉर्म में। अब कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इसके पास CO3 Na2CO3 आ गया। ठीक है, अभी देखो Na भी हो गए 2, कार्बन भी हो गया एक ही है, ऑक्सीजन कितने हो गए 3, अभी एक ऑक्सीजन बची है और ये 2 हाइड्रोजन बचे हैं। 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलकर क्या देते हैं H2O। इस तरह से हमारा क्या बना है धावन सोडे का फॉर्मेशन होता है। कैसे, यानी जब
NaOH यानी कास्टिक सोडे की अभिक्रिया किसके साथ कराई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराई जाती है। तो बनने वाला जो कंपाउंड होगा सोडियम कार्बोनेट होगा, Na2CO3 एंड वाटर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो भाई, इसके उपयोग यानी धावन सोडे के उपयोग यानी यूजेस क्या है? इसके प्रमुख उपयोग निम्न है। धावन सोडे का प्रयोग किस किस चीज में किया जाता है? सबसे पहले प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, रिएजेंट के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है घरों में साफ सफाई, जैसे कपड़े धोने में, है ना, जैसे हम सर्फ का यूज करते हैं, तो सर्फ भी क्या है? वॉशिंग सोडा है, जिसका फॉर्मूला आपको पता है Na2CO3 इंटू 10 मोल H2O। ठीक है, क्या है? धावन सोडा घरों में साफ सफाई जैसे कपड़े धोने में काम आता है। नेक्स्ट क्या है? जल की कठोरता को दूर करने में काम आता है। खाने का सोडा, खाने का जो सोडा है उसको हम और क्या नाम से जानते हैं? बेकिंग सोडा। खाने का सोडा जिसको हम दूसरी भाषा में क्या जानते हैं? बेकिंग सोडा, और जिसका फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3 और सुहागा बोरेक्स बनाने में। यानी इसका उपयोग Na2CO3 10 मोल H2O धावन सोडे का उपयोग जो हो रहा है किस किस में हो रहा है? खाने के सोडे यानी बेकिंग सोडे को बनाने में और सुहागे को बनाने में भी प्रयोग इसका किया जाता है। आगे क्या है? साबुन, कांच तथा कागज उद्योगों में भी, इन उद्योगों में भी इसका यानी धावन सोडे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? अनेक धातुओं के धातुकर्म में। नेक्स्ट क्या है? रंजकों यानी डाइस के बनाने में। ठीक है, हेयर डाइज होती है। नेक्स्ट क्या है? आग बुझाने वाले यंत्रों में। नेक्स्ट क्या है? लेड नाइट्रेट के साथ मिलाकर सफेदी बनाने में इसका उपयोग सफेद पेंट के रूप में होता है ना। दिवाली के सीजन में सभी लोग पेंट कराते हैं, तो उसमें जो सफेदी है, सफेदी कैसे बनती है भाई? लेड नाइट्रेट के साथ मिलाकर लेड नाइट्रेट के साथ मिलाकर क्या बनाते हैं? इसको सफेदी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? वॉशिंग सोडे का। सफेद पेंट के रूप में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट क्या है? जल की स्थायी कठोरता दूर करने में, जल की जो स्थायी कठोरता है उसको दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है भाई खाने का सोडा। खाने का सोडा जिसको हमने दूसरा नाम भी दिया है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का फॉर्मूला NaHCO3 यानी जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही बोल सकते हैं या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। इसका रासायनिक नाम यानी खाने का सोडा जिसको हम क्या बोल रहे हैं? बेकिंग सोडा भी कह रहे हैं। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट। रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट। Na का नाम सोडियम, H का नाम बाई, CO3 का नाम कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट बनाने की विधि क्या है? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कि हमने वॉशिंग सोडा को बनाने की विधि देखी, यानी वॉशिंग सोडा कैसे बनता है? NaOH और क्लोरीन गैस, सॉरी क्लोरीन CO2 गैस, NaOH और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलकर क्या देते हैं? Na2CO3 और 10H2O देते हैं। ठीक है, वैसे हम देखेंगे भाई खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा कैसे बनता है। प्रयोगशाला में सोडियम बाइकार्बोनेट को कैसे बनाएंगे? नेक्स्ट क्या है? सोडियम कार्बोनेट कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एंड वाटर यानी जलीय विलयन, जल के साथ कराने पर क्या बनता है? NaHCO3 यानी सोडियम बाई कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। कैसे कि भी Na2CO3 कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आपस में मिलकर क्या दे रहे हैं? NaHCO3 दे रहे हैं। NaHCO3 NaHCO3 यानी सोडियम बाई कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? उपयोग। ठीक है, उपयोग, इसके उपयोग यानी बेकिंग सोडे के जो उपयोग हैं वो कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक यानी रिएजेंट के रूप में। नेक्स्ट क्या है? यह झागदार पेय पदार्थ बनाने के काम आता है। क्या? बेकिंग सोडा, है ना। आगे क्या है? यह सोडा अम्ल अग्निशामक आग बुझाने वाले यंत्रों में काम आता है। नेक्स्ट क्या है? अगर कच्चे दूध में मिला दिया जाए इसको, कच्चे दूध में मिलाने पर दूध देर तक नहीं फटता।
दूध देर तक नहीं फटता बेकिंग सोडे को मिलाने पर। नेक्स्ट क्या है, एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, पेट की अम्लता को दूर करने में भी सोडा, सोडे की बोतल पीते हैं है ना, जब कुछ पेट में प्रॉब्लम हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, तो कुछ लोग क्या पीते हैं, सोडे की बोतल, जो क्या कर देती है, पेट की अम्लता को दूर करने में इसका काम होता है। एंटी एसिड के फॉर्म में वो काम करती है, एंटी एसिड के रूप में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्या है, सेवन, ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, किस किस फॉर्म में यूज हो रहा है, प्रयोगशाला में अभिकर्म के रूप में, झागदार पेय पदार्थ बनाने के रूप में। नेक्स्ट क्या है, यह सोडा अम्ल अग्निशामक यानी आग बुझाने वाले यंत्रों में काम आता है। नेक्स्ट क्या है, कच्चे दूध में मिलाने पर यह दूध देर तक नहीं फटता है। आगे क्या है, एंटीसेप्टिक के रूप में, पेट की अम्लता को दूर करने में यानी एंटी एसिड के रूप में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ब्रेड बनाने में ये प्रयुक्त होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण का हमें याद होना है फॉर्मूला कि भाई व्यंजक चूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CaOCl2 होता है। रासायनिक नाम कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट, क्या नाम है इसका, यानी व्यंजक चूर्ण जो भी हम फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, सभी फॉर्मूले के नाम, उनके रासायनिक नाम, ठीक है, वो सभी याद करने हैं, कॉमन नेम भी। ठीक है, रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट, क्या नाम है, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। फॉर्मूला यानी अणुसूत्र क्या है, CaOCl2, क्या है, CaOCl2, जिसको हम व्यंजक चूर्ण बोल रहे हैं। इसके एक अणु में एक कैल्शियम आयन, कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। एक क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव तथा एक हाइपोक्लोराइट आयन OCl नेगेटिव आयन होता है। अब देखो भी इसका नाम कैसे बना है, इसमें क्या बोला कि भाई Ca, जब इसको हम डिसोल्व करेंगे वाटर में, ठीक है, तो वो अपनी किस किस आयन में टूटता है, एक तो टूटेगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस में, जिसका नाम दे दिया कैल्शियम। उसके बाद क्या है, Cl यानी क्लोराइड आयन के फॉर्म में, यानी Cl नेगेटिव, तो Cl को बोलते हैं क्लोरो, कैल्शियम क्लोरो। अब एक हाइपोक्लोराइट आयन का फॉर्मूला क्या है, OCl नेगेटिव, इसका नाम क्या है, हाइपोक्लोराइट आयन, जिससे नाम क्या बना इसका, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट होते हैं। यह एक मिश्रित लवण होता है, क्या होता है, यह एक मिश्रित लवण होता है, मिक्स्ड सॉल्ट होता है। निर्माण की विधियां क्या है भाई, इसमें क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बिना भुजा हुआ चूना, क्या है ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भुजा हुआ चूना। इसकी रिएक्शन अगर Cl2 के साथ करा दी जाए तो CaOCl2 यानी व्यंजक चूर्ण का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, व्यंजक चूर्ण का फॉर्मेशन होता है। व्यंजक चूर्ण, ठीक है, CaOCl2 एंड वाटर। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम और इसका फॉर्मूला, नाम क्या है इसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसके यूजेस क्या है, अणुसूत्र क्या है, देखते हैं भी। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका अणुसूत्र क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ मोल H2O, क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ मोल H2O, या फिर कैल्शियम सल्फेट की होल ट्वाइस इंटू H2O भी बोल सकते हैं। ठीक है, बनाने की विधि क्या है, कैल्शियम सल्फेट और 2 मोल ऑफ वाटर, अगर इनको क्या किया जाए, 373 केल्विन पर इसको गर्म यानी हीट दिया जाए, ठीक है, तो एक यानी कैल्शियम सल्फेट और 2 मोल ऑफ वाटर, इसका नाम क्या है, जिप्सम। क्या नाम है इसका, जिप्सम। हमें क्या बनाना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन करना है। जिप्सम को हमें क्या करना है भी, 373 केल्विन टेम्परेचर देना है, उससे क्या बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला है वो क्या है, कैल्शियम सल्फेट हाफ मोल H2O। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है भाई, कैल्शियम सल्फेट H2O, कैल्शियम सल्फेट हुआ हाफ मोल H2O और 3/2 H2O, यानी इसके इक्वल नहीं आना चाहिए सभी चीज। अब देखो भाई 3 और 1 4, 4/2, 2 से 2 खत्म, बच गए इसके 2 मोल, यानी यहाँ पर क्या है, कैल्शियम सल्फेट और 2 मोल ऑफ H2O, जिसको हम
कैल्शियम सल्फेट इनटू हाफ मोल H2O बनाना है हमें, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और वाटर के मॉलिक्यूल और कितने निकल गए, +3/2 H2O, वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल गए। एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम सल्फेट इनटू हाफ मोल H2O, जिसका नाम क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस। किससे बनता है, जिप्सम को गर्म करने पर 373 केल्विन टेम्परेचर देने पर। ठीक है, गुड़धन क्या है, यह सफेद रंग का चूर्ण होता है। क्या होता है, सफेद रंग का चूर्ण होता है। आगे क्या है, इसके यूजेस, उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। नेक्स्ट क्या है, अस्पतालों में टूटी हड्डी जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने के काम आता है। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब हड्डियां टूट जाती हैं तो हड्डियों को जोड़ने के लिए जब हम प्लास्टर करवाते हैं तो प्लास्टर चढ़ाने के काम आता है। क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे क्या है, सेकंड, प्लास्टर ऑफ पेरिस से खिलौने तथा मूर्तियां बनाई जाती हैं। व्हाइट कलर की जो मूर्तियां चौक जैसी लगती हैं, है ना, तो वो क्या होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की कुछ मूर्तियां बनाई जाती हैं और कुछ खिलौने भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, चाक बनाने में काम आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस चाक बनाने में भी काम आता है। नेक्स्ट क्या है, कागज के कारखाने में उपयोगी है। कागज के कारखाने में भी उपयोगी है। नेक्स्ट क्या है, दांतों के प्लास्टर बनाने के काम आता है। ठीक है, आगे क्या है, इसका उपयोग सतहों को चिकना बनाने के लिए, सतहों को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, सतहों को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। ओके, थैंक यू।